90% माइग्रेन केसेस मिसडायग्नोस होते हैं और काफ़ी सारे लोग कई अरसे से मेडिसिन लेते जा रहे हैं। ये जो पेन्स जो भी रहते हैं, बैक पेन रहने दीजिए, नेक पेन रहने दीजिए, माइग्रेन रहने दीजिए, दीज ऑल आर द सिम्टम्स। पहली चीज़, एंड पेन को हम हमेशा बुरा मानते हैं। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। यूजुअली अमूमन यहाँ पे इंडिया में क्या देखा गया है, इंडियन पॉपुलेशन में जो भी एडवाइस लेते हैं लोग, एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ ना दौड़ते हुए आसपास वालों से एडवाइस ले लेते हैं। वो अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट बन के आगे बढ़ना है, तो लर्निंग मस्ट बी द नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर यू। लर्निंग अगर आप छोड़ देंगे, एज इफ यू आर पुटिंग फुल स्टॉप फॉर योर करियर। जैसे कि पेन है 2-3 दिन से ही है, तो क्या इमीडिएटली 2-3 दिन में जाना चाहिए? अगर रेस्टिंग पेन है आपको, ड्यूरिंग द रेस्ट पेन हो रहा, तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रेड फ्लैग आता है। रूटीन जो काम में आप ढूंढ रहे कि या मैं डेली इतना काम कर रहा हूँ या नहीं तो कर रही हूँ, इससे भी मेरा एक्सरसाइज हो रहा नहीं, वहाँ पे तो अब तक कॉर्टिसोल रिलीज, अच्छा, जिसके वजह से आपको उतना फायदा नहीं मिल पाता। ह्यूज डिफरेंस इज देयर बिटवीन एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन। तो बॉडी इज गेटिंग लेके शाम तक जो काम कर रहे हैं, दैट इज एक्सर्शन अकॉर्डिंग टू मी, राइट। मॉर्निंग जो अपने आप को संवार रहे, दैट इज एक्सरसाइज। ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन which comprises of 350 joints, 638 plus muscles, and very big organ that is known as fascia that contains 70% of water. Are you really taking care of your body? Jai Hind Sathiyo, welcome to the HRS show, and today on this episode of the HRS show we have a special guest with us. प्रोफाइल बहुत हैवी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें देख कर पढ़नी होगी इनके बारे में, because the guest we have is an eminent personality across the globe, especially on the pan-India level. He is Dr. Abdul Hakim. He is the founder of Dr. Abdul Hakim's Care Physiotherapy and Chiropractic Center. He has done his Bachelor of Physiotherapy in 2010, Master of Physiotherapy and PhD in Physiotherapy, Diploma Master of Chiropractic from Sweden, Diploma Osteopathic Manipulative Practices from Japan. He has been invited as a key resource person on International Chiropractic Workshop 2022 Bangladesh, and he has been awarded as a Physio Excellence Award by Physio Foundation India, Hyderabad. He has also been awarded Dr. M.G. Mokashi's Best Physiotherapist Award at NIMHANS. He has also been invited as a key speaker and awardee on PhysioCon 2025, third International Physiotherapy Conference held in Bangalore, a key speaker on Chiropractic Cooperative Institute of Health Sciences, Kerala, National Workshop. Dr. Hakim Saab, welcome to the HRS show. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे बैठ के, जो कि मुझे आपने मौका दिया है मेरे एक्सपर्टाइज को बताने के लिए। तो हकीम भाई, लेट अस स्टार्ट विद नोइंग यू कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है, रूरल एजुकेशन है मेरा प्राइमरी एजुकेशन। इट्स इन वर्नैकुलर मीडियम, कन्नड़ मीडियम से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरे वालिद मोहतरम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। एज ए विलेज अकाउंटेंट। ओके। सो अमूमन होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एवरी 3 years 4 years को ट्रांसफ़र तय है जी। जिंदगी शुरू करना है। जी जी जी। अब्बा जहाँ पे जाएंगे उनके साथ हम जाएंगे। जी जी जी। तो मुख्तलिफ जगह पे शिफ्ट जाना भी, शिफ्टिंग भी हुआ। उसके साथ एजुकेशन तो कन्नड़ मीडियम था जी। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमने तालुका चिंचोली में गुजारा है। मेरा वतन मलखेड़ है, सेडन तालुका। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा जो रूरल एजुकेशन का जो पैटर्न था, एक तो काफ़ी अच्छे टीचर्स भी थे पढ़ाने के लिए,
बट हमारा जो कंपटीशन जो था, पास होना या फेल होना, सिर्फ दो ही चीज मालूम थी हमको, अच्छा अच्छा। इधर पास और फेल। और फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक का फर्स्ट मतलब नहीं थे। सेकेंड रैंक का अभी अभी सुने तो काफी मुश्किल पेश है, सरप्राइज हो जाता। पास होना या फेल होना, कोई भी पूछा था कि आप पास हुए या फेल हुए, था इतना ही था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमॉन्ग 300 स्टूडेंट्स इन एसएसएलसी जी। 2 लोग पास हो गए थे, जिसमें मैं भी था। अच्छा। बट सरप्राइजिंगली दैट वाज सेकेंड अटेम्प्ट फॉर मी। अच्छा। तो पास हो गया, जस्ट पासिंग मार्क्स से पास हो गया। जी। तो उसके बाद मैंने पीयूसी के लिए गुलबर्गा शिफ्ट हुआ। गुलबर्गा लुकमान कॉलेज में दाखिला लिया। लेने के बाद जैसे पीयूसी का एजुकेशन मेरा स्टार्ट हुआ, घर में एक बिजनेस चालू हो गया, ट्रक का बिजनेस चालू हो गया, घर वाले एक ट्रक ले लिए। तो मैं बीच बीच में जब जाता था चिंचोली, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में आने लगा। तो बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई पीयूसी फिनिश करने के बाद मैं मेरे एजुकेशन को फुल स्टॉप लगा के डायरेक्ट लॉरी के बिजनेस में जंप करने वाला था। तो वो क्यों, मतलब ये क्यों ख्याल आया कि पैसा बहुत दिख रहा था, क्या हुआ था? हाँ देखिए, बात क्या है, लॉरी का जो बिजनेस है अभी भी आप दूर से देखेंगे तो बहुत चमक धमक रहती है। तो उस ज़माने में भी हमारा ये ख्याल था कि रोज़ाना 500, 1000, 2000, 3000 लाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे लॉरी के ओनर को सेठ साहब कहा जाता था, सेठ साहब। लॉरी के जो ओनर है, मैं उसमें एक रेस्पेक्ट देखता था। तो जिसकी वजह से मैं ये सोचा कि आज हमारे घर में एक ट्रक है, हो सकता मैं इसके पीछे मेहनत करा तो काफ़ी सारे ट्रक्स हासिल कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। वो हिसाब से मैं सोच के आगे बढ़ रहा था। बट मेरी वालिदा मोहतरम जो है इसके खिलाफ थे। बिठा के मुझे तरबियत दिए कि बताए कि ये बिज़नेस आपके लिए सही नहीं है, आप मेहरबानी करके, नर्सिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा है। जो आपके कज़िन ने नर्सिंग का प्रोफेशन करने के बाद अभी ही इज़ एंजॉइंग इन सऊदी अरबिया। तो पहले करियर काउंसलर अम्मी थे? पहले करियर काउंसलिंग अम्मी का था मेरे। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। तो जब वालिदा ने जब मुझे गुलबर्गा भेजा, वालिदा ने एजुकेशन हासिल करने के लिए, यहाँ से मेरी एजुकेशन की शुरुआत हुई। जब हमने रास्ता किया, कीर्ति एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन थे जी रामकृष्णा जी, बोल सकते हैं कि पहला गाइडेंस शायद मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे जी रामकृष्णा जी। ओके ओके। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो बाबा, उनके ही वर्ड्स मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। अच्छा, आपको याद है? याद है, okay. डेफिनेटली। जी जी। देखो पाशा, हिज वर्ड्स, देखो पाशा, आप नर्सिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है, बट आपसे मैंने जो बात किया है अभी, उसमें मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत होशियार हो, नर्सिंग से भी ज़्यादा कर सकते हो। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, वो ब्रांच में फिजियोथेरेपी है, तो वो ब्रांच में अगर आप दाखिला लेंगे तो आपका मुस्तकबिल काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा। ये एक और एग्जाम्पल सर ने मुझे ये बताया, आज तक भी मुझे वो बात याद है कि देखो पाशा, आप किसी डॉक्टर के नीचे सीजर पकड़ना पसंद करेंगे या इंडिपेंडेंट डॉक्टर बनना पसंद करेंगे? अच्छा। हालांकि हबीब भाई, उस टाइम फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है किसी को भी नहीं मालूम था। इट वॉज नॉट नोन टू एनीबडी। जी जी जी। मेरे वालिद साहब उनकी जब बात सुने, वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम करोगे तो सिर्फ फिजियोथेरेपी। अच्छा। क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है, सर ने कहा है आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर लीजिए। ओके। उसके बाद ज्वाइन हो गए फिजियोथेरेपी ज्वाइन होने के बाद में केरला से टीचर्स आए हमारे पास कॉलेज में, हम लोगों के पास। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा 3 साल का। 3 साल कंप्लीट करने के बाद 2000 सितंबर में मैंने जब फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी था वो, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। अच्छा। तो हमने जब दाखिला लिया डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में, उसके बाद यानी तो उसी अरसे में बैचलर्स भी स्टार्ट हो गया था, जिसका इल्म हमें नहीं था। तो कंप्लीट करने के बाद हमने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तब हमें मालूम पड़ा कि बैचलर्स भी कोर्स है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैशेस रहते ना, बैचलर्स डिप्लोमा। उसी क्लैशेस के दौरान अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, वो इज्जत की वजह से 7 से 8 साल मैंने
फील्ड में काम करके एक एक चीज़ रहती है हबीब भाई, कभी भी आप एक प्रोफेशन से जुड़े हुए रहते हो पैशन के साथ, आउट ऑफ दैट प्रोफेशन आपको हमेशा लुत्फ हासिल होते रहता, जी उठे बैठे। तो वहाँ पे मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते थे, सभी क्लाइंट्स पेन सरोज लेके आते, सही है। फ्रॉम पीडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक, ओल्ड एज है, यंगस्टर्स है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स है, सभी से मेरा राफ्ता रहता था। तो पीडियाट्रिक पेशेंट जब भी मेरे पास आता था तो उनके साथ उनके जो पेरेंट्स रहते थे उनके ऊपर खुशी रहती थी। सेरेब्रल पैल्सी के वो जो केसेस आते थे, जब कोई बैक पेन पेशेंट मेरे सामने आवे, 2 से 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल हंस के चले जाता था। वो रिवार्ड्स हमें मिलते जाते थे, उसी रिवार्ड्स में हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरा डिप्लोमा है या डिग्री है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम हमारे डिप्लोमा को अपग्रेड करके, हमारा एक ग्रुप था हम लोगों का कर्नाटका में, तो इसको अपग्रेड करके हम बैचलर्स जंप करें। तो उसी दौरान हमने एक सेलम का एड्रेस हमने हासिल किया, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जाके प्रिंसिपल से मुलाकात की। प्रिंसिपल सर का नाम डॉक्टर राजन सैमुअल है, अभी भी मुझे याद है। तो उन्होंने पूरा सिलेबस को गो थ्रू किया। पहले करने के बाद उन्होंने बताया कि 1 साल का ट्रांजिटरी कोर्स हम आपको दे सकते हैं। तो वहाँ से शुरुआत बैचलर की हो गई। 2008 में मैंने बैचलर में दाखला लिया, 2010 में कंप्लीट किया। कंप्लीट करके आने के बाद अगेन आई वर्कड फॉर 5 years अपॉन बैचलर्स डिग्री। अगेन इन 2015 आई टुक एडमिशन इन मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कार्डियो रेस्पिरेटरी। 2017 I came out with a degree as well as gold medal अरे वाह माशाल्लाह। in विनायका मिशन यूनिवर्सिटी। जी तो 2017 में जब मैंने डिग्री कंप्लीट की एमपीटी, उसके बाद मुझे जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ते गया वैसे वैसे कुछ ना कुछ इनपुट्स ब्रेन में आते रहे। उसमें मेजर मेरा इनपुट क्या आया, फिजियोथेरेपी का जो रिकग्निशन है। एक बंदा जब मेरे पास आता है तो कम से कम 10 से 15 दिन उनको बुलाना पड़ेगा मेरे पास। 10 to 15 डेज का सेशंस रहेगा। जी तो इट्स फाइन फॉर गुलबर्गा पीपल, जी ऐसे लोकलाइट के लिए फाइन है। बाहर से आई वाज गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम पेरीफेरी। जी तो मैंने सोचना चालू किया कि इसको कैसे टैकल करें। कोई एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास कोई बंदा जाता है तो मेडिसिन लिख के देते हो लोग, 5-7 दिन फॉलो कर लेना, फॉलोअप के लिए 10 दिन के बाद आ सकता। हम मशीन अप्लाई करने के लिए डेली कैसे बुलाएं? सेडम से आते हैं, चितापुर से आते हैं, रबरपुर से आते हैं, शाहबाद से आते हैं। दैट वाज वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी। जी तो उसी दौरान मैंने एक फील्ड के बारे में देखा जिसका नाम है कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी। अच्छा 2017 की बात करूँ मैं, जी उससे पहले तक तो मैंने फिजियोथेरेपी में ही प्रैक्टिस किया हूँ। जी तो उसके बाद मेरा भी कुछ थोड़ा बैक पेन का इश्यू आ गया था। आई हैड बीन टू मुंबई फॉर दैट फॉर ट्रीटमेंट एंड आई मेट वन कायरोप्रैक्टर। आई हैव टेकन ट्रीटमेंट फॉर 2 days, 2 sessions. After getting 2 chiropractic sessions, my pain has gone like anything. Then after I made an inquiry with him, shall I come to you to learn your techniques? So उसके बाद उन्होंने बताया कि no, this is very tough field. मतलब he was ignoring me. तो ये it's a very tough course, it's a different field, you cannot jump in this field. Then I made inquiries. On fine day, I found Dr. Paul Ackerman's Sweden Institute for Chiropractic. They were coming to India to teach Indian physiotherapists, targeting the Indian physiotherapist. अच्छा So I joined basic course for 6 months, Ackerman's Chiropractic. After completion of basic course, again I did advanced course in Ackerman's Chiropractic. तो स्वीडन का कंप्लीट करने के बाद it was a holistic approach. होलिस्टिक अप्रोच में हमें क्या सिखाया गया, कोई भी पेशेंट जब आता है तो किसी का बैक पेन रहेगा, किसी का नेक पेन रहेगा, किसी का कुछ मुख्तलिफ जगहों पे पेन रहेगा, बट आपने टोटल स्पाइन को रिलीज करना है। उन्होंने तरतीब बताई पेल्विस से लेके सीवन तक कैसे रिलीज किया जाता है, उसको उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच का नाम दिया। तो वी वर प्रैक्टिसिंग सेम विथ आवर क्लाइंट्स।
उसके बाद हुआ क्या, बाद में यूरोपियन कैरोप्रैक्टर्स इंडिया में आना चालू हो गया. We met European chiropractors, American chiropractors. We have attended lot many chiropractic courses with lot many school of thoughts. Finally, before COVID, before starting of COVID period, we have contacted Jay Amata sir. He is from Japan, Okay. Osaka, Japan. So he agreed to teach us chiropractic techniques. So what exactly has happened when he started the online classes? COVID started. It was actually 12 classes course online, then offline training was there. After completion of online classes, we need to attend for offline training program. The classes were supposed to be taken for 6 months, Okay. but he has kept us busy for at least 1.5 years with same repeat classes, and those classes made us expert in this field. Okay. Then Interesting. after completion of all the online classes, he called us to Japan. Okay. So first trip was of 15 days Japan. In first trip, he has made us so busy that we had engagement from morning 8 o'clock to till night 8 o'clock, 12 hours per day class. There we learnt lot many techniques and lot many concepts. Surprisingly, we were not knowing lot many things in chiropractic. And before, we had attended Dr. Paul Ackerman's holistic approaches. There we came to know that holistic approach, definitely it's a technique, but to attend the particular key lesion, you have to be focused for that particular region, and you have to fix only key lesion, not compensations. He told us. So I believe these are technical terminologies Technical, जो yeah, आप use कर रहे हैं, Yeah, है ना? जी. So there we learned specificity of the chiropractic thrust in Japan. Okay. Before, we were knowing that chiropractic is all about like creating the noises, sounds, cavitations, but it's not like that. We have to fix the chiropractic subluxation. That's all. Subluxation will be maximum 4 mm. To fix the 4 mm subluxation, we need not to create any kind of sound sometimes. Sometimes sound will come. अच्छा. Yeah. Sir, अब these are the technical terminologies and detailing of sciences. Yeah, Right? But for a common man to understand, like जो students हैं अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, who are getting interest in physiotherapy, Okay. या जो लोग already से struggle कर रहे हैं, pain में हैं, जी जी. and who are looking towards physiotherapy or chiropractic or osteopathic as a solution. हमारे लिए confusion ये है कि ये सब same है. नहीं, What is the difference between these three? जैसे कि मैंने आपको बताया था जी. कि फिजियोथेरेपी के जो मेजर ड्रॉबैक है, पेशेंट नीड टू कम फॉर सेवरल डेज, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन. बट कैरोप्रैक्टिक हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार है, एवरी 8 डेज 10 डेज को हम क्लाइंट को बुला सकते हैं. सिंगल सेशन एक मर्तबा हमने ट्रीट किया, हमने कम से कम 8 से 10 दिन तक वेट करना है. क्योंकि कैरोप्रैक्टिक का एंड ऑस्टियोपैथी का फिलॉसफी जो है, इसमें एक लाइन जुड़ा हुआ है इसके साथ, फाइंड इट, ट्रीट इट एंड लीव इट टू द नेचर. अच्छा. फाइंड द लीजन, ट्रीट द लीजन, लीव इट फॉर द नेचर. सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी जो रहता है बॉडी का, उसको छोड़ देना है. तो ये कैरोप्रैक्टिक जो आपको अगर सिंपली बताया जाए तो, फिजियोथेरेपी फॉलोज मॉडर्न मेडिसिन, chiropractic is the science, arts as well as philosophy. Okay. फिजियोथेरेपी एक साइंस मान के चलिएगा आपको, ये साइंस भी है, आर्ट्स भी है, एक फिलॉसफी भी है. ऑस्टियोपैथी भी कैरोप्रैक्टिक का ही एक पार्ट है, बट सॉफ्ट टेक्निक्स ऑस्टियोपैथी में रहता है. और एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो, फिजियोथेरेपी रन्स विथ मॉडर्न मेडिसिन, ये तो क्लियर है आपको.
सपोज फॉर एग्जांपल कोई शोल्डर जॉइंट का पेन लेके मेरे पास आवे, आई विल गो फॉर एक्सरे एमआरआई ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का एक्सरे एमआरआई करवा के लोकल जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने के लिए लोकल एक्शन ही मेरा रहेगा। अगर आप मेरे पास ये आए, अगर वहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको साइड में रखते हुए मैं अगर ऑस्टियोपैथी का स्कूल ऑफ थॉट लेके चला, मैं शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन का जो है ना रूट कॉज क्या रहता, रूट C3 C4 C5 सप्लाई रहता। So it goes to the causes. Okay. Cause Okay. again along with shoulder it is supplying to GB also, गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई करता। अच्छा। तो मेरा ये मानना रहता है कि गॉल ब्लैडर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट का प्रेजेंटेशन राइट शोल्डर पेन है। गॉल ब्लैडर राइट शोल्डर पेन, स्टमक लेफ्ट शोल्डर पेन, Okay. स्टमक एलिमेंट माइग्रेन लेफ्ट साइड, गॉल ब्लैडर माइग्रेन। ये फिलॉसफी ऑस्टियोपैथ का रहता है। तो ग्लोबल थिंकिंग रहता है, यानी कुल मिला के बात यह है कि कॉज एक जगह रहेगा, उसका सिर्फ रूट दूसरी जगह रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एक मर्तबा हमने ट्रीटमेंट दे दिया, कम से कम 8-10 दिन तक हम पेशेंट को आराम से भेज सकते हैं रूटीन काम करने के लिए। ये ऑस्टियोपैथी में आता है। एंड वन मोर थिंग, फिजियोथेरेपी, मॉडर्न मेडिसिन, कैरोप्रैक्टर का अगर आप थिंकिंग देखें तो कैरोप्रैक्टिक में क्या रहता है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आते हैं माइट बी बिकॉज ऑफ स्पाइनल ब्लॉकेजेस, ये कैरोप्रैक्टर का थिंकिंग रहता। So chiropractic center अगर देखा जाए तो spine है। स्पाइन है, स्पाइन, Okay. क्योंकि स्पाइनल नर्व्स हाँ। पूरे पेरीफेरी को सप्लाई करते हैं। Right. अकॉर्डिंग टू कैरोप्रैक्टर, आपको सिंपली कहा जाए तो स्पाइन इज अ वाटर टैंक। स्पाइन एक वाटर टैंक है। जो स्पाइनल नर्व्स है पाइपलाइन है, दिस इज द गार्डन। ऐसे पाइपलाइन में इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, सप्लाइड एरिया जो है डिस्टर्ब हो जाता। Okay. वहाँ पे कैरोप्रैक्टर करना क्या है, स्पाइन को रिलीज करना है। डॉक्टर हकीम साहब, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन है, मैं भी उनमें से एक हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड कि ये ऑस्टियोपैथिक क्या ट्रीटमेंट है, कायरोप्रैक्टिस का ये क्या है, कायरोप्रैक्टिक क्या है, फिर फिजियोथेरेपी क्या है ना। दिस इज अ कंफ्यूजन कि ये तीन चीज़ें अलग अलग क्या है। और हम सरप्राइजिंगली मैं ये देखता हूँ कि आपके नाम, आपके क्लिनिक में ये तीनों चीज़ें हैं। आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा मुझसे। जी। तो फिजियोथेरेपी, कैरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी का जो डिफरेंस है, एक एक लाइन में सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँगा। जी। पेन जहाँ पे होता है वहाँ पे ट्रीट करना फिजियोथेरेपी है। ओके। मॉडर्न मेडिसिन के साथ चलता है ये। जी। पेन की वजह ढूंढना, या यहाँ पे इंक्विजिटिव बन के, खोजी बन के जो ढूंढते हैं पेन की वजह, यानी मिसाल के तौर पे पेन एक जगह रहेगा, उसका कॉज दूसरे जगह रहेगा। अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा तो राइट शोल्डर में पेन है, इसका कॉज गॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। दिस इज ऑस्टियोपैथी। की लीजन दूसरे तरफ रहेगा, उसका सिम्टम दूसरे तरफ रहेगा। एक ग्लोबल अप्रोच है। वेर एज कैरोप्रैक्टिक ऑलवेज प्लेज विद द स्पाइन एंड स्पाइन के बारे में ही थिंक करते हैं। अगर स्पाइन में कुछ भी तरह का वहाँ पे अकड़न जकड़न है, या नहीं तो कुछ तो कैरोप्रैक्टिक ब्लॉकेज वगैरह है, उसकी वजह से सिम्टम हो सकता, वो सोच कैरोप्रैक्टिक की रहती है। अच्छा जी। तो मेनली डिफरेंस तीनों के बीच में क्या है, पहला तो लोकल आपका जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है फिजियो के एतबार से दिया जाता है। ओके। वेयर एज ऑस्टियोपैथी में ग्लोबल अप्रोच रहता है ऑस्टियोपैथी का। कैरोप्रैक्टिक विल बी थिंकिंग ऑफ स्पाइन। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये कैरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, फिजियो के साथ क्यों प्रैक्टिस जोड़ा है, कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी की। तो इसके पीछे डिफरेंस तो मैंने आपको मेरा सोच तो बताया था। काफ़ी सारे मेरे फिजियो फ्रेंड्स भी हैं जो लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। मेरा सभी से एक सिंपल क्वेश्चन रहता है, ऑनेस्ट क्वेश्चन रहता है, फिजियोथेरेपी भी हैंड से ही प्रैक्टिस किया जाता है, कैरोप्रैक्टिक भी हैंड से ही प्रैक्टिस किया जाता है, ऑस्टियोपैथी भी हैंड से ही प्रैक्टिस किया जाता है। इट्स ए हैंड्स ऑन अप्रोच। तो
तीनों मिला के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके क्लाइंट को बहुत भरपूर फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट तीनों का अलग अलग है। तीनों कंबाइन करके अगर आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देंगे तो पेशेंट को काफ़ी फायदा हो। तो ओवर द 25 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है जी, इसमें जी। और इतने सारे पेशेंट्स आपके पास में हर दिन अलग अलग जगह से, महाराष्ट्र, राइट, आंध्रा, तेलंगाना, ये सारे स्टेट से आपके पास में आ रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका प्रोफाइल देखा मैं कि आप इंडिया में दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, केरला है, इवन अब बांग्लादेश भी है, सारी जगहों पे आपके जो है सेशंस भी चल रहे हैं। यू बीन इनवाइटेड एज अ की रिसोर्स पर्सन। इन तमाम जगहों पे जब आप अपने सर्विसेज दे रहे हैं, एक सिंगल अप्रोच से आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें नहीं हो पाती जो अब आप 3 अप्रोचेस से सेटिस्फाई कर सक रहे हैं? जी, मेजर अगर आप बोलें तो आपके पेशेंट्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं आप इन चीज़ों से? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मेरा प्रैक्टिस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। सभी सिस्टम्स को मिला के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। मेरी हमेशा जहाँ पे मैं ट्रेनिंग सेशंस में भी जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूँ, तो मैं यही चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कैसे करें। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करने में मेजर फ़ायदा ये है कि वी कैन टारगेट पीडियाट्रिक पेशेंट टू जीरियाट्रिक पेशेंट। कोई भी एज का पेशेंट आने दीजिए, आप टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ओल्ड एज पेशेंट आए हैं। ओल्ड एज पेशेंट को ऑब्वियसली मैं कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट तो नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। बोन्स पूरे ब्रिटल रहते हैं, टूटने का डर रहता है। वहाँ पे मैं ऑस्टियोपैथी चुनूंगा। वहाँ ऑस्टियोपैथी सॉफ्ट अप्रोच है। अगर ऑस्टियोपैथी भी नहीं हो सका, अगर दूसरे तरफ से पेशेंट आए तो ऑस्टियोपैथी देके मैं भेज सकता हूँ। कोई लोकल पेशेंट आया, आई कैन यूज माई फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज फॉर दैट पेशेंट। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बुलाऊंगा, बुला के जिसको जो जो हिसाब से ट्रीटमेंट देना है वो हिसाब से वो लेवल पे ट्रीटमेंट दिया तो सामने वाला क्लाइंट खुश रहेगा। सामने अल्टीमेटली हमको क्लाइंट के लिए ही हमने काम करना है ना। कोई भी टेक्निक रहने दीजिए। हमने जब ड्राई नीडलिंग स्टार्ट किया था, वो भी एक टेक्निक है ड्राई नीडलिंग। उसके बारे में भी कहा जाता था कि नहीं नहीं, इट्स नॉट अंडर आवर डोमेन। अच्छा। बोलते थे, बताते थे। कैरोप्रैक्टिक के लिए भी सेम चीज़ था। 4 महीने पहले NCAHP काउंसिल फॉर्म हुआ है हम लोगों का। अच्छा। काउंसिल के नॉर्म्स के हिसाब से जो लोग फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, जी। आउट ऑफ द बॉक्स जो भी प्रैक्टिस कर रहे, जी। with proper certification, they are called as extended scope practitioners। अच्छा। तो हम जैसे कि इंजेक्शन थेरेपी भी दे सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस? जी। अभी NCHP रूल्स के हिसाब से इंजेक्शन थेरेपी लोकल्स देने का रहता है, PRP देना रहता है, वो भी कर सकते हैं हम। बट वन मस्ट हैव ए वेरी गुड सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इन दैट। जी। तो ये सब चीज़ें रहते हैं। तो मेरा हमेशा मानना ये है कि आप अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट बन के आगे बढ़ना है, तो लर्निंग मस्ट बी द नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर यू। लर्निंग अगर आप छोड़ देंगे, एज इफ यू आर पुटिंग फुल स्टॉप फॉर योर करियर। यू आर ऑन सुपर हाईवे। सुपर हाईवे पे अगर गाड़ी रोक दिया जाए तो आपसे आगे दूसरे गाड़ी निकल जाएंगे। आप डेस्टिनेशन पे पहुंचना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना आगे बढ़ेंगे अपने इल्मी एतबार से, उतना ही नफ़ा आप सोसाइटी के लिए पहुंचा सकते हैं। आपके पास जो चीज़ है वही तो दोगे ना आप। सही है। आपके पास भरपूर इल्म है तभी जाके लोगों को फ़ायदा हासिल होता। आपके पास कुछ इल्म ही नहीं है तो आप क्या देंगे आप। इसलिए मेरी भूख हमेशा के लिए इल्म हासिल करने के लिए रही है। एंड वन मोर थिंग, लेट मी क्लैरिफाई यू, ये मेरा अभी जो सीखने का सफ़र है अभी स्टॉप नहीं हुआ है। यस सर, कंटिन्यू। फर्दर कुछ भी कोर्सेस आएंगे इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूँगा। सर, मेंटल स्ट्रेस कितना रोल प्ले करती है? ये अलग अलग ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, माइग्रेन्स है, स्पाइन इश्यूज है, स्पॉन्डिलोसिस है, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं जो फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, पहले इतना लोगों में नहीं होते थे। आपको क्या लगता है, लाइफस्टाइल है और मेंटल स्ट्रेस है, क्या चीज़ें रोल प्ले कर रही है? एक और डिस्कशन आपने मेरे लिए ओपन किया है। जी। पहली चीज़ तो फिजियोथेरेपी, कैरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी का जो यूज़ है
वो जनरल पब्लिक को मालूम नहीं है। जैसे किसी को बैक पेन होता है, किसी को नेक पेन होता है, किसी को जॉइंट पेन होता है, वो लोग फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं। सरप्राइजिंगली 90% ऑफ माइग्रेन पेशेंट विल बी सॉल्व बाय मीन्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथिक एंड कैरोप्रैक्टिक, अच्छा। क्योंकि वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होते हैं। बिकॉज ऑफ सर्वाइकल प्रॉब्लम हेडेक रहता है, उसको मिस डायग्नोस करके माइग्रेन कहा जाता है। अच्छा। और काफ़ी सारे लोग कई अरसे से मेडिसिन लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप एक अच्छे कैरोप्रैक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। डायग्नोसिस में हम लोग टिश्यू टेस्ट, पैल्पेशन वगैरह देखते हैं, हर चीज़ एग्जामिनेशन करते हैं। कहीं पे भी छोटा मोटा ट्रिगर रहेगा, ट्रिगर की वजह से आपको माइग्रेन हो सकता, या नहीं तो कोई ना कोई मन का सर्वाइकल का जो वर्टिब्रा है ट्रांसलेशन में आ गया रहता, कहीं ना कहीं रोटेटरी कंपोनेंट रहता है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन रहता। जी। वो हम उसको माइग्रेन को हम जो भी केसेस आते हैं वो लोगों को हम डायग्नोस करेंगे प्रॉपर एग्जामिनेशन के साथ। उसके बाद एक छोटा मोटा ट्रीटमेंट रहेगा। वो ट्रीटमेंट करने के बाद हो सकता है आउट ऑफ 2 to 3 सेशंस पूरा पेन गायब हो जावे। ये चीज़ को आपने तवज्जो दे के कैरोप्रैक्टर से रब्ता करना है। सर, काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग इश्यूज होते हैं, जैसे स्पाइन का इशू है, स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को लोअर बैक पेन है, किसी को माइग्रेन पेन है, नो। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए पहली चीज़ ये होती है कि अप्रोच किया जाए पेन किलर की तरफ। इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? एक्चुअली कहा जाए तो ये जो पेन्स जो भी रहते हैं, बैक पेन रहने दीजिए, नेक पेन रहने दीजिए, माइग्रेन रहने दीजिए, दीज ऑल आर द सिम्टम्स। पहली चीज़, एंड पेन को हम हमेशा बुरा मानते हैं। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। अच्छा। बॉडी के लिए कुछ ना कुछ सिग्नल देता है कि यहाँ पे फलां जगह प्रॉब्लम है, पेन। बॉडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। या कम्युनिकेट। ओके। इसमें हो सकता कभी कभार विजेरोसोमेटिक पेन बोल के रहता है, जी। यानी ऑर्गन में प्रॉब्लम रहता। आपको पेन रिस्ट जॉइंट में रहता, शोल्डर में रहता, प्रॉब्लम कहाँ पे रहता? ऑर्गन में रहता। तो ऑलवेज पेन को हल्के में ना लें आप, कोई भी तरह का पेन होने दीजिए। यूजुअली अमूमन यहाँ पे इंडिया में क्या देखा गया, इंडियन पॉपुलेशन में जो भी एडवाइस लेते हैं लोग, एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ ना दौड़ते हुए आसपास वालों से एडवाइस ले लेते। वो लोगों का जो आपका एक्सपर्टाइज रहता वो चीज़ में नहीं रहता, बट वो लोगों की बात मान के फलां उधर इधर जाके अपने आप को परेशान कर लेते। इसलिए होना ये चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह का पेन रहने दीजिए, आप पहले जाके प्रॉपर एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। बिना एग्जामिनेशन के काफ़ी सारे लोग जाके ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ले रहे मेडिसिन। मेडिसिन से क्या हासिल होता? मेडिसिन सिर्फ पेन को सप्रेस करता। मेडिसिन के अलावा उधर इधर और दूसरे हर्बल मेडिसिन हो गए, इंग्लिश मेडिसिन हो, कुछ भी कुछ ना कुछ लेके पेन को सप्रेस करने का काम कर रहे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका रूट कॉज क्या है, आप वो देखें। अगर आप उसकी तरफ ना जाएं तो आपके लिए बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। जैसे कि हज़रत अली का ख़ौल है, मैं हज़रत अली का एक ख़ौल बोलना चाहूँगा कि हज़रत अली ने कहा है कि 3 चीज़ों को कभी भी हल्के में ना लें। पहली चीज़ फ़र्ज़ है, दूसरी चीज़ ख़र्ज़ है, तीसरी चीज़ मर्ज़ है जो हमसे जुड़ती है। कोई भी मर्ज़ रहने दीजिए, उसका सिम्टम पेन रहता है, तो उसके तय तक जाके उसको जो भी एग्जामिनेशन करवाना है, एक्सपर्ट के पास जाके आप अपनी जांच पड़ताल कराइएगा, तभी जाके आपको फ़ायदा हासिल होगा। जी। मान लीजिए जैसे कि कई सारे लोगों का है यहाँ पे, अब तो आईटी में काम करने वाले हों या मेजॉरिटी जो लोग स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, 2-3 इश्यूज कॉमन आते हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, स्पॉन्डिलोसिस हो गया, है ना, या शोल्डर पेन हो गया किसी वजह से। तो इसका मेन ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होता है सर? सर, आप IT एक की बात कर रहे हैं आप। जी। मेरे हिसाब से 90% ऑफ द पॉपुलेशन, भले ही कुछ भी काम रहने दीजिए उनका, अच्छा। हर किसी को ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं अगर वो अपने पोस्चर पे ध्यान ना दें। लाइक द सिटिंग पोजीशन ऑफ माइंड। यस, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, पोस्चर एक्सेप्ट लाइंग पोजीशन,
हर पोजीशन में आपने अपने मसल्स का, अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना है। आई मीन टू से दैट ग्रेविटी हमेशा आपकी बॉडी को नीचे पुल करना चाहेंगी। अच्छा ग्रेविटी का और आपके बॉडी का एक आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। अच्छा तो सरप्राइजिंगली हम लोगों के पास जो भी अभी सिस्टम है इंडिया में, पेन हो गया या नहीं तो कुछ डिस्कम्फर्ट हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, तभी जाके वो भी लेट से एक्सपर्ट को कंसल्टेशन करवाते लोग। मेरा मानना यह है कि कोई भी शोबे में रहने दीजिए, तो पहले आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के तरफ ध्यान देना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में पहली चीज़ यही आती है कि अच्छी खुराक हो और अच्छा पोस्चर हो, और फिजिकल एक्टिविटीज़ ना छोड़ें आप। अर्ली मॉर्निंग के जो भी एक्टिविटीज़ रहते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करना लाजमी है। मिसाल के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी जी जाके जब भी बल्लेबाजी करते थे, विराट कोहली जी जो भी अच्छा अपना बल्लेबाजी करते थे, अपना जो भी आपका गेम दिखाते थे, उससे पहले उनकी जिम में मेहनत होती थी। कोई भी प्लेयर होने दीजिए, पहले अपने आप को तैयार करके बाद में मैदान में उतरता। वो लोग बल्लेबाजी करने के लिए जो उतरते हैं, कोई भी गेम खेलने के लिए उतरते हैं, मेरा मानना यह है कि उनसे भी बड़ा गेम पर डे आम लोगों का रहता है। अच्छा सुबह से लेके शाम तक जो भी काम कर रहे, तो इसका लिटरली मतलब यह है कि आप कुल्हाड़ी तेज करने के लिए टाइम ज़्यादा दें, तभी लकड़ी अच्छी तरह से काट पाओगे जी। कुल्हाड़ी तेज करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं दे रहे आप। हाँ, उसके अलावा एक और मसला है यहाँ पे हमारे पास सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, कभी भी 99% ऑफ पीपल हमेशा माइंडफुलनेस के लेवल पे काम नहीं करते हैं। आई मीन टू से लम्हाए मौजूद में नहीं रहते कोई भी। या तो पूरी तरह से माजी में चले जाते, यानी तो मुस्तकबिल के बारे में इसमें इतना चल जाता, अच्छा जिसकी वजह से पोस्चर बिगड़ जाता, स्ट्रेस आ जाता ना सर। एक और फैक्टर है, पोस्चर जब भी बिगड़ता है, आपका कॉर्टिजोल का जो लेवल है वो लेवल हमेशा हाई रहता है बॉडी। अच्छा कॉर्टिजोल इज द स्ट्रेस हार्मोन, ऐसे जी। स्ट्रेस हार्मोन, वो जब रिलीज होगा तो आपका पोस्चर बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि सुबह आप 1 से 1.5 घंटा अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, नो मैटर वेदर यू आर गोइंग फॉर वॉकिंग, आप स्विमिंग के लिए जाइए, यानी तो एनी काइंड ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, कुछ ना कुछ बॉडी को हलचल देना चाहिए। ये मेरा मानना है। पहले अपने आप को तैयार करें, फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ, उसके बाद आप सराउंडिंग्स के ऊपर अपनी नज़र डालें, तभी जाके आपके पेन, सरोज, जितने भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। जहाँ तक कि आपने माइग्रेन का पूछा, माइग्रेन का सोसाइटी में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे माइग्रेन तो मिसडाइग्नोस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सर्वाइकल्जिया एक रहता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक रहता है, ट्रिगर एक जगह रहेगा, माइग्रेन दूसरी जगह रहेगा। उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग पेन किलर्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें, लिसन टू मी, अगर आपके बॉडी में कहीं भी कुछ पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम है। योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ यू। ओके सो प्लीज पे अटेंशन एंड गो फॉर द चेकअप इन द एक्सपर्ट हैंड। जी। डायग्नोसिस ज़रूरी है। ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, डायग्नोसिस। ओके क्योंकि मैंने पहले ड्यूरेशन क्या होना चाहिए सर? मान लीजिए जैसे कि पेन है 2-3 दिन से ही है, तो क्या इमीडिएटली 2-3 दिन में जाना चाहिए? हाँ हाँ, इससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पेन के वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स है। अच्छा अगर रेस्टिंग पेन है आपको, ड्यूरिंग द रेस्ट पेन हो रहा, तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रेड फ्लैग आता है। वो कैसे सर? तो अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ इंटरनल पैथोलॉजी विल बी देयर, कुछ बीमारी रहेगी। हाँ, जब पर्सन इज एट रेस्ट। हाँ, रेस्टिंग पेन अगर किसी को है, रेस्टिंग पेन, रेस्टिंग यानी रेस्ट, इफ यू आर टेकिंग, जैसे कि अभी लेटा हुआ हूँ। अभी लेटे हुए हैं फिर भी पेन हो रहा, हाँ हाँ हाँ, थ्रॉबिंग पेन है, ओके। तो इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर ऑर्गन्स। अच्छा,
लाइक कुछ ना कुछ अंदर इंटरनल पैथोलॉजी है, ओके। जैसे कि आपका निमोनिया है, लंग्स से जुड़ा हुआ चीज़ है, उससे भी पेन होता है, बट इट विल बी इन रेस्ट। एक्सर्शनल पेन जहाँ पे आता है ड्यूरिंग एक्टिविटी, वहाँ पे आपका रोल ज़्यादा रहेगा एक्सर्शनल पेन में। उसके बाद आपने कहा पेन के जो टाइप्स रहते हैं, एक्यूट पेन भी रहता है, क्रॉनिक पेन भी रहता है। एक्यूट पेन का अरसा 3 दिन से 4 दिन माना जाता है। क्रॉनिक पेन मोर देन 3 मंथ से अगर पेन रहा तो क्रॉनिक पेन रहता है। अच्छा कोई भी पेन रहने दीजिए, इग्नोर ना करें आप। सर, कई सारे लोग हैं जो रात में तो अच्छे से सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो उनके जो पैरों के सोल हैं, जो तलवे होते हैं पैरों के, उसमें एक्यूट उसमें पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। हाँ, इसके पीछे लाइक जो पिचिंग पेन, कुछ चुभन है, इसे ऐसा हो, या कोई बर्निंग सेंसेशन वाला पेन है। जी जी जी। इसके पीछे भी काफ़ी सारे वजूहत रहते हैं, बट यहाँ पे मैं 2 वजह का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो कॉमन ये पाया गया है कि यूरिक एसिड जिसमें राइज होता है उनको हील पेन वगैरह ज़्यादा रहता है, हील पेन है, टो पेन है। दूसरी चीज़, अगर ये प्लांटर फेशियाटिस एक कंडीशन आता है जहाँ पे आप रात में सोते हो, सोने का एक ही नहीं है, अब काफ़ी अरसे से अगर आप बैठे रहें, बैठ के उठने के बाद भी पेन चालू हो जाता, बिकॉज ऑफ टाइटनेस इन द फेशिया। फेशिया टाइट होने की वजह से होता है। तो उसके लिए भी अच्छा इलाज है, फिजियोथेरेपी से राब्ता करके उसके लिए भी इलाज करवा सकते हैं। अच्छा जी। और काफ़ी सारे लोगों को, जैसे कि कोई वेट मैनेजमेंट में, पोस्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग जिम में काम करने वाले हैं, स्पोर्ट इंजरीज हैं, या फीमेल्स हैं जिनका घर में कोई इंजरी हुआ है, तो ये चीज़ों में ऐसा है कि इनिशियली महसूस नहीं होता और मालूम भी नहीं होता दैट इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो उसके साइंस क्या होंगे कि कैसे नोटिफाई किया जाए कि यस द इशू इज़ बिग? देखिए बात क्या है, जैसे कि आपने लेडीज़ की बात की, मैं लेडीज़ से ही शुरुआत करना चाहूँगा। लेडीज़ का अमूमन होता क्या है, लेडीज़ में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है, जो लेडीज़ में ज़्यादा रहता है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज़ अ लव हार्मोन। ओके। सो मस्तूरात का मेन मसला क्या रहता है, घर के इतने काम होते हैं, इतने जिम्मेदारियां होते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते पूरी तरह से। अगेन वहाँ पे वहाँ स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है। अगेन वहाँ पे पोस्चर की ही बात आती है। पोस्चर के अलावा टाइम टू टाइम खाना नहीं लेते, खाना नहीं खाते टाइम टू टाइम, हेल्दी डाइट नहीं रहता उन लोगों का, और इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेस, स्पेशली इन इंडियन कल्चर रूटीन एक्सरसाइजेस लेडीज़ के लिए नहीं रहता है। जेंट्स तो अपने एक्सरसाइजेस कर लेंगे, और ऐसे पेशेंट, काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास भी, मेरे सेंटर में भी आते हैं काफ़ी सारे पेन्स लेके। जब उनको ये कहा जाए कि आप डेली मॉर्निंग एक्टिविटी करें, आप 1 घंटा 2 घंटे अपने आप को वॉकिंग वगैरह में इंडल्ज करें, तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये रहता है कि सुबह से लेके शाम तक मैं इतना काम करती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे क्या ज़रूरत है, सेकेंड फ्लोर बार बार चढ़ना उतरना रहता, यानी तो इतना सारा काफ़ी सारा काम रहता है, तो हमेशा मैं एक्टिव लग रहा है कि वो फिजिकल एक्टिविटी। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें, काम के पीछे एक इंटेंशन लेके आपने चलना है, नीयत। सुबह का जब आप वॉक की जब बात करते हैं, वॉक के पीछे की नीयत क्या है, टू मेंटेन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। उसके साथ देयर विल बी ए रिलीज ऑफ डोपामिन एंड सीरोटोनिन, गुड हार्मोन है। डोपामिन इज द हार्मोन ऑफ लस्ट, मज़े देने वाला हार्मोन है। सीरोटोनिन क्या है, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। दो हार्मोन जब रिलीज होंगे तो आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस रहेगा। मॉर्निंग वॉक में रूटीन जो काम में आप ढूंढ रहे कि या मैं डेली इतना काम कर रहा हूँ यानी तो कर रही हूँ, इससे भी मेरा एक्सरसाइज हो रहा नहीं, वहाँ पे तो अब तक कॉर्टिसोल रिलीज, अच्छा, जिसके वजह से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। जी, इसलिए आप हमेशा ये ख्याल रखें कि बिफोर गेटिंग इंडल्जिंग इन योर वर्क, अपने आप को शार्पन करके जाना, अच्छा, पॉलिश अप करके जाना है काम में। जी, तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट वो समझ रहे हैं कि ये एक्सरसाइज जैसा ही हो रहा है, हाँ, तो फिजिकल एक्टिविटी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द वर्क। वही अगर आप
एक्सरसाइज इन पर्टिकुलर करते हो तो आप अपने आप को सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को मोहब्बत से करेंगे कि मुझे अपनी फिटनेस पे जाना है, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो वो मेंटल स्टेटस के हिसाब से ऑर्गन हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो हार्मोन्स का इफेक्ट होगा कि आप स्ट्रेस नहीं बल्कि आप पावरफुल बनेंगे उसमें पॉजिटिवली। अच्छा अच्छा, तो इसमें ऑल अबाउट दी हार्मोन ये जस्ट समझ नहीं आ गई जी। इट्स ऑल अबाउट द मैसेज टू द सबकॉन्शियस ब्रेन। हाँ सही बात है जैसे कि एक सिंगल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जी। दो सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट डरा हुआ है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट खुशी में है। जी। दोनों के फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं आप मुझे बताएं। एक बंदा डरा हुआ है, जी बीपी क्या रहेगा? सही बात है, इट विल बी रेज रेज रहेगा। जी। उसके बाद कपकपाहट रहेगी, हाँ सही बात है, स्वेटिंग रहेगा एंजाइटी और पूरा ब्रेन फॉग रहेगा। जी, यानी वहाँ पे एक बोलना चाहता एक बोलेगा। डिस्टर्बेंसेस। यस, सेम चेंजेस यहाँ पे भी है। जो बंदा ओवरवेल्म्ड है, ये बंदे की मिसाल ऐसी है कि ये खुशी बंदे के के पास ऊपर है। 1 रुपया भी जेब में नहीं, उसको 1 करोड़ रुपए दे दें आप, क्या होगा? खुशी की इंतहा नहीं। जी मैसेज क्या जा रहा है यहाँ पे? ब्रेन को खुशी का मैसेज जा रहा है। सही है सही है। यहाँ पे क्या है? फियर का मैसेज। इट्स ऑल अबाउट योर मैसेज टू द सबकॉन्शियस माइंड। जी आप जैसा मैसेज देते हो वैसा। इसलिए एक्सरसाइज का एक्सर्शन का ये फर्क है। ह्यूज डिफरेंस इज देयर बिटवीन एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन। तो बॉडी इज गेटिंग लेके शाम तक जो काम कर रहे हैं दैट इज एक्सर्शन अकॉर्डिंग टू मी। राइट। मॉर्निंग जो अपने आप को संवार रहे दैट इज एक्सरसाइज। इवन दैट्स ओनली फॉर 1 आवर। तो एक या आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें, दैट गिव्स अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। 100%। बहुत बोलते ना, नियत सारा जो भी दारू में आ रहा है नियत के ऊपर है, नियत के ऊपर। तो इस पॉइंट पे सर जब हम मैसेज की बात कर रहे हैं तो आपका मैसेज क्या रहेगा? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव जो आप स्टूडेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी में एडमिशन्स ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी को एज ए करियर वो लोग चूज कर रहे हैं, और द पीपल हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी? तो मैं स्टूडेंट्स को एक ग्लोबल मैसेज देना चाहूँगा जी जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए भी ये अप्लाई होगा, अदर स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होगा। जी जी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक 5 से 7 चीज़ें बताऊंगा। 2 मिनट का आपका टाइम लूँगा मैं, जी जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जी। पहली चीज़ तो आपका इंटेंशन है, नियत। ओके। आप इंटेंशन ए लेके चलें कि आपका जो फील्ड है वो फील्ड में मैं नंबर 1 बन के रहूँगा। ज़बरदस्त। नंबर 1। ओके। देयर इज़ नो प्लेस फॉर नंबर 2। जी यू विल बी लाइक ए डोरमैट अगर आप नंबर 2 पे रहेंगे। ये क्या होना चाहिए? आपका इरादा होना चाहिए। तो हर शख्स अपने लिए वो अपने लिए ये इरादा कर ले राइट कि मैं नंबर 1 रहूँगा। जी ये पहली चीज़ स्टूडेंट में, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। जी इंटेंशन जो है ना, हमेशा सक्सेस की उड़ान भी रहती है और फेल्योर की ढलान भी रहती है। जी अच्छा इंटेंशन रहा तो सक्सेस की उड़ान हो, अगर बुरा इंटेंशन रहा तो फेल हो जाता। जी इंटेंशन तो हो गया। इंटेंशन की बात क्या है? सोबत का असर बहुत होता है। जी अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बिल्कुल। ओके, यहाँ पे सोबत अच्छी अगर मिल रही है आपको जी तो आप सक्सेस की एक और सीढ़ी चढ़ गए आप। जी इसके बाद हार्ड वर्क आता है। जी हार्ड वर्क के साथ इंटेंशन अच्छा रहा, हार्ड वर्क भी आप कर लिए। हार्ड वर्क का लिटरली मतलब ये है कि आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ। एक हार्ड वर्क हो गया। अगर हार्ड वर्क के साथ अगर आप में जुनून आ गया, जुनून दैट इज पैशन, मेनिया, क्रेज। हार्ड वर्क और पैशन अगर आप मिला के आप आगे बढ़े तो आप एक नुमाया बन सकते हो। मैंने इंटेंशन की बात की, कंपेनियनशिप की बात की, कंपेनियनशिप की बात की, जी हार्ड वर्क हो गया, जुनून हो गया। पैशन हो इसके बावजूद भी और कुछ चाहिए बंदे में आगे बढ़ने के लिए, वो है पेशेंस। सब्र। सब्र के साथ आपने आगे बढ़ना है। जी सब्र नहीं रहा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जन्नत के है 2 सवारी, एक है सब्र, दूसरा शुक्रगुजारी। दोनों के साथ आपने आगे बढ़ना है। जी इसके बाद एक और चीज़ आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ एज वेल एज सभी के लिए, दैट इज़ सैक्रिफाइस। जी सैक्रिफाइस अगर आप नहीं कर पाएंगे, सैक्रिफाइस अगर नहीं करेंगे तो आप ये जो सक्सेस की जो पिनेकल ऑफ सक्सेस है
इसको चढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। इसलिए हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अच्छे इरादे के साथ अगर ये सब क्वालिटीज़ के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल रीच द कल्मिनेशन ऑफ सक्सेस। डॉक्टर साहब, फीमेल्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं फिजियोथेरेपी में? क्योंकि जनरली अब हमारे कंट्री में जो है ना, फीमेल का लिमिटेशन भी देखा जाता है कि फिजिकली आपके फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, लाइक होल्डिंग टू द बॉडी, स्ट्रेचिंग एंड ऑल दैट। हबीब भाई, इसमें मेरा ये मानना है कि अकॉर्डिंग टू सर्विस, अगर आप सर्वे पे जाएं तो मेल टू फीमेल जो आपका जेंडर रेशियो है, मेल 51% है, फीमेल 49% है। पहली चीज़, इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन। जी। आपने पूछा कि फीमेल के लिए जहाँ तक टच का सवाल है, अपोजिट जेंडर को टच करना पड़ता, स्ट्रेचिंग करना पड़ता, वो करना पड़ता, यही है ना आपका क्वेश्चन? जी, जनरली तो ऐसे ही समझा जाता है। तो सरप्राइजिंगली मैं आपके सामने एक और सर्वे रखना चाहूँगा जहाँ पे इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट का जो पॉपुलेशन है, 70% ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आर फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट। आई से रजिस्टर्ड हो। 30% रजिस्टर्ड मेल फिजियोथेरेपिस्ट है। अच्छा। ये क्वेश्चंस खाली सिर्फ पेपर के लिए है। काफ़ी सारे पेरेंट्स इनकरेज होके अपने बेटियों को फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में दाखला दिला रहे हैं यहाँ पे। जहाँ तक और एक चीज़, हमने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 20 इयर्स बैक, वो सिनेरियो बहुत अलग था। वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड टेक्निक्स थे, जैसे कि एक्सरसाइज की तरफ, स्ट्रेचिंग की तरफ ध्यान दिया जाता था। अभी वी हैव लॉट मेनी मॉडलिटीज इन योर फील्ड। कॉन्टैक्टलेस ट्रीटमेंट आया। इफ़ यू विजिट आवर सेंटर, वहाँ पे आप दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे मेल एंड फीमेल पेशेंट्स को पूरी तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है। यानी मेल का सेक्शन अलग है, फीमेल का सेक्शन अलग है। 20+ स्टाफ आर वर्किंग विथ मी। फीमेल का जो भी निज़ाम है, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट ही देखते हैं, मेल का मेल देखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट का सवाल है, वी हैव लॉट मेनी मोडेलिटीज़ जहाँ पे आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी आप पेशेंट का पेन क्लियर करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। सो लाइक लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स आर देयर कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लेस हो जाता है। नॉट ओनली इक्विपमेंट्स, आप एक सिंपल अच्छी तरह से खुवत वाली काउंसलिंग भी अगर पेशेंट को देंगे तो पेशेंट पूरी तरह से इफाका हासिल करके जाएगा, इम्प्रूवमेंट हासिल कर। अमेजिंग। ओनली बाई काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं, मॉडलिटी की ज़रूरत नहीं, टच की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। पेशेंट को क्या चाहिए? काउंसलिंग चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। हमने सुना था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में एक हग थेरेपी बोल के आया है, हग थेरेपी। तो वहाँ पे लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रोफेशनल्स आके जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन रहता है, उनका सिर्फ इतना ही काम है कि आएंगे, बात करेंगे, हग करेंगे, हग करने के बाद $100 $200 लेके जाएंगे। यहाँ पे भी पॉपुलेशन में ये चीज़ देखी जा रही है कि हर कोई अपने काम में इतना मशगूल है कि एक दूसरे के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो हमारे स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, तो वो लोगों की तवक्को यही रहते हैं कि सर का टाइम मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हम ज़्यादा, जाहिर सी बात है, हम ज़्यादा पेशेंट के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अच्छा। तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस नेम है मार्केट में, काफ़ी फेमस नेम है आपका इस फील्ड में। आप क्या जो है एक मैसेज देना चाहेंगे फैमिलीज़ को, या हेल्दी रहने के लिए कैसा रूटीन मेंटेन करें, या फिर एक ऐसा एडवाइस दीजिए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाए, टू ऑल ऑफ आवर इंडियन कम्युनिटी तक ये बात पहुँचे? देखें, अमूमन देखा ये गया है कि फैमिलीज़ में काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। जी जी जी। मिसाल के तौर पे एक घर है, कंबाइंड फैमिली है, वहाँ पे ओल्ड एज वाले भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, यंगस्टर्स भी रहते हैं, लेडीज़ रहते हैं, जेंट्स रहते हैं। आजकल कांटेक्ट बहुत कम हो गया है। एक ही घर में रहेंगे बट अपने अपने गैजेट्स के साथ बिजी रहेंगे। जी जी जी। तो इसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा हूँ जी। बल्कि होना ये चाहिए कि एक घर का कोई जिम्मेदार अफराद सबसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करके, जैसे कि बड़े लोग हैं, काफ़ी सारे लोग, बड़े लोग अपने दर्दों को छुपाया करते हैं।
तो उन लोगों को आपने पूछना चाहिए आपको कुछ मसला है क्या, कुछ पेन है क्या, कुछ डिस्कम्फर्ट है क्या, तभी जाके वो आपको एड्रेस करेंगे। बच्चे हैं कभी कभार गिर जाते, गिरने के बाद कुछ बात छुपा लेते, स्पेशली लेडीज़ है, चंद मसाइल ऐसे रहते हैं उनके साथ, वो बोलना नहीं चाहते आपको। वो सब चीज़ों को के ऊपर भी आप रोशनी डालें, बार बार पूछें, पूछ के अगर कुछ डिस्कम्फर्ट किसी के साथ नज़र आया तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना ना भूलें। एक्सपर्ट की एडवाइस लें और आगे एक्सपर्ट के एडवाइस के हिसाब से आगे बढ़ें। जी। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स भी बहुत पाए जाते हैं। जी जी। मिसाल के तौर पे अभी यूजुअली अपने कल्चर के हिसाब से मॉर्निंग धूप कोई भी नहीं ले रहा है। अर्ली मॉर्निंग का जो धूप रहता है जिसकी वजह से विटामिन D3 की कमी यूजुअली हर किसी में पाई जाती है। B12 का टेस्ट करवाएं और मैग्नीशियम आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जी। क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ही विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा। काफ़ी डॉक्टर्स आपको विटामिन D3 तो लिख के देते, मैग्नीशियम की भी कमी रहते। मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स जो भी रहते हैं, वेजिटेबल्स जो भी रहते हैं जी वो कंज्यूम करें आप। जी मल्टीविटामिन लें जी। और ओमेगा 3 बॉडी में ओमेगा 6 रहेगा, ओमेगा 9 रहेगा। 3 आंटी है बॉडी में, 3 ऑन्ट। जी एक ओमेगा 9 है, एक ओमेगा 6 है, एक ओमेगा 3 है। जी ओमेगा 3 अच्छी आंटी है आपकी, जी यानी आपके लिए बेहतर है। जी। ओमेगा 3 हमेशा कंज्यूम किया कीजिएगा, जिसकी वजह से आपका कार्डियक हेल्थ बहुत सही रहेगा। जी इफ़ यू मेंटेन योर कार्डियक हेल्थ एज इफ यू आर मेंटेनिंग योर टोटल बॉडी, जी। वस्कुलरिटी बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स है, जी यानी कोई बड़ी आफत आने वाली है आपके पास बिना कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी से, आई मीन, तो वो आफत रुक जाने वाली है। तो पहले ही अगर आप पहले ही मंथली चेकअप वगैरह पे रहेंगे, चेकअप करेंगे करके ये जो भी कर जितने भी आपके ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपने लेना है कंटिन्यूस। जी और सीजनल फ्रूट्स कभी भी ना छोड़ें, सीजनल फ्रूट्स लेना है। वेजिटेबल्स में भी कभी कभार रॉ वेजिटेबल्स लिया कीजिएगा। जी फ्रूट्स तो लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, खाना भी टाइम पे खाते हैं, एक्सरसाइज भी टाइम पे करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेके फिर रहे, वो भी आपके लिए सही नहीं। जी। स्ट्रेस लेके फिर रहे, वही कार्टिसोल लेवल का जो आप स्ट्रेस लेके फिर रहे, जी जी होता है ना, बात का बतंगड़ बनाने से स्ट्रेस आ जाता। जी आप मुझे बताएं, आप कोई काम के लिए जा रहे, आप अपने बदन में एक तरह का टर्बुलेंस लेके गए तो काम सही बनता क्या? इंट्रिंसिक टर्बुलेंस इज देयर, अंदर टर्बुलेंस है तो बाहर कैसा काम सही होगा? हर चीज़ को आप ट्रिगर करेंगे यहाँ पे। जी। इसलिए पहले अपने आप को मेंटेन करें, अपने बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान दें, अच्छे ख्यालात रखें और हमेशा रफ से जुड़ के रहने की कोशिश करें। बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, व्हाट इज द लाइक व्हाट शुड बी द बेस्ट रूटीन फॉर फिटनेस? कॉमन फिटनेस के लिए क्या रूटीन होना चाहिए? आपका फिटनेस रूटीन कैसा है या क्या प्रेफर करेंगे आप? बहुत अच्छी बात पूछे, मेरे दिल की बात पूछे आप जी। मैं हर महीना 2 से 3 मरतबा मिनिमम एक मिर्ज़ा गालिब का शेर मेरे क्लाइंट्स के साथ दोहराता हूँ। अच्छा। मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा, ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा, धूल लगी थी चेहरे पे, आईना साफ करता रहा। अरे वाह, क्या बात है। तो इससे मैं मैसेज जो कन्वे करना चाहता हूँ मेरे क्लाइंट से, तो अटेंड योर सेल्फ बिफोर अटेंडिंग सराउंडिंग्स, ये मेरा टैगलाइन है जी। अमूमन आप एरोप्लेन में भी देखते हैं एयर होस्टेस का जो आपका अनाउंसमेंट रहता है, पहले अपने ऑक्सीजन की कदर करें, उसके बाद दूसरों को देखें। जी। एक और बात कहता हूँ मैं, जो बंदा कुल्हाड़ी तेज करने के लिए वक्त लगाता है उसकी कटाई बहुत इजी होती है। तो ये सब समझते हुए मेरा जो रूटीन है, मॉर्निंग कम से कम 2 से 2.5 घंटे मैं मेरे जिम में गुजारता हूँ। अल्लाह गवाह है, आज भी मैं 100 मिनट वॉक करके आया हूँ, आज के दिन भी। अच्छा जी। 100 मिनट, 99 मिनट हुए तो बर्दाश्त नहीं होता जी।
यूजुअली मेरे जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनसे मेरा एक ही मुतालबा रहता है, एक ही रिक्वेस्ट रहती है, डू यू हैव टू व्हीलर विथ यू? टू व्हीलर आपके पास होती है? टू व्हीलर का मेंटेनेंस करते हैं ना डेली आप? पोछा वगैरह जो भी है मैकेनिक के पास लेके जाना, आइलिंग कराना, हर चीज़ कराना। जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपकी टू व्हीलर सही नहीं रहेगी। सेम लाइक दैट, लाइक वाइज जहाँ पे भी जो रूम में रहते हैं, जो मकान में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल करते हैं आप, अपने गैजेट्स का ख्याल करते हैं। आप मुझे बताएं, ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन which comprises of 350 joints, 638 plus muscles, and very big organ that is known as fascia that contains 70% of water. Are you really taking care of your body? ये क्वेश्चन मेरा आपसे नहीं है, आपका क्वेश्चन आप खुद से कर लें कि हम अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए हर दिन आपने अपना ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ये सारे चीज़ें ख्याल में रखते हुए डेली कुछ ना कुछ हरकत अपने बॉडी को करना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कितने मूवमेंट्स कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए डेली उठ के? कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम आप अपने लिए बनाया होगा ना। मेरा एक ही मानना है कि जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं देंगे, कम से कम 1 घंटा, आपके रूटीन काम में प्रोडक्टिविटी हासिल करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। डेली एक चीज़ आप करें, इधर स्विमिंग और वॉकिंग और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में आप डेली इंडल्ज रहें। इसके साथ आप मेडिटेशन का ख्याल रखें, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्यों मेडिटेशन कहता हूँ मैं? इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद स्कूलिंग भी ज्वाइन होता है, हाई स्कूल भी ज्वाइन होता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, पूरे ट्रेनिंग के अरसे में बच्चे को कैसे बोला जाए वही सिखाया जाता है। कैसे चुप रहें, कहाँ पे चुप रहें, कुछ भी कोई भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए एन्जॉइंग सॉलिट्यूड इज़ अ वेरी बिग वेपन इन आवर लाइफ। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वहाँ पे सॉलिट्यूड एंजॉय करेंगे। उसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं किस लिए जोड़ रहा हूँ? ब्रीदिंग का डायरेक्ट कनेक्शन सेल से है, दैट टू माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप सही तरह से नरिशमेंट देंगे तो एनर्जी फैक्टर रहता है एटीपी का रिलीज बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, डेली एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वगैरह करें आप, सो दैट आपका बॉडी पूरी तरह से मेंटेन रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी लैक करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? जो आपकी प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, ये सब चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो आजकल रिसेंटली डिफिशियंसी के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैं आपको जी। तो होता क्या है, यूजुअली आप जो अर्ली मॉर्निंग की धूप रहती है कोई भी नहीं लेता, सही लेना भी चाहे तो सही तरीके से नहीं लेता। वहाँ पे विटामिन डी का कम होना तय है। हाँ, सरप्राइजिंगली जो आप कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का जो सार्प्शन होता है, जो प्रोसेस है अंदर सार्प्शन होगा, ये विटामिन D3 के प्रेजेंस में ही रहता है। विटामिन D3 सही नहीं मिला तो कैल्शियम भी सही सिंथेसिस नहीं होगा बॉडी में। लाइकवाइज मल्टीविटामिन की ज़रूरत रहती है। मल्टीविटामिन भी चेकअप करवा लें आप, करवा के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी ख्याल रखें। चंद लोग डायबिटिक्स रहते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम मेटफॉर्मिन है। जो लोग लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन लेते हैं अमूमन उनमें B12 की कमी देखी जाती है। तो उसका भी ख्याल रखते हुए B12 का भी सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को लेना चाहिए। ओके सर, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी पेशेंट्स की, जो आपके करीब इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? वैसे तो ये
फील्ड में मेरा काम 25 साल से चल रहा है। आपको मैंने जर्नी भी बताई है। जी काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज है। अगर आप मुझे सक्सेस स्टोरीज के बारे में पूछें तो कल रात का ही एक स्टोरी है मेरे पास, सक्सेस स्टोरी। जी जी प्लीज। एक आलिम साहब बेलगावी से मेरे पास आए थे कल। कहाँ से? बेलगावी से। बेलगावी। बेलगाम से मेरे पास आए थे। 2 साल से मुसलसल चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रहे। बंदे की उम्र क्या है? 38 ईयर्स। कितनी? 38। यंग मैन। यस, रुकू करने नहीं आ रहा उनको। आप बताएं, ही हैड बीन टू सो मेनी स्पेशलिस्ट। न्यूरो सर्जन हो गए, ऑर्थो सर्जन हो गया, हर कोई हो गया। सब लोग एमआरआई निकाल रहे, कुछ ना कुछ डायग्नोसिस कर रहे, L5S1 का डायग्नोसिस कर रहे, भेज दे रहे। ही इज ऑल्सो टेकिंग पेन किलर्स। पेन किलर्स लेना अपने आप को एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल में बंदा अपना गुजर बसर कर रहा था। जी जी। तो उनको कल सर्जरी के लिए बोला गया था उनको? सर्जरी के लिए बोला गया था। सर्जरी अवॉइड कर रहे थे। अच्छा ही। और उसके अलावा फिजियोथेरेपी सेशंस भी काफ़ी सारे लिए। यहाँ पे रोल आता है फिजियोथेरेपी और कैरोप्रैक्टिक का डिफरेंस यहाँ भी मालूम होता। अच्छा जी जी। कल मैंने क्या किया, उन्होंने एमआरआई एक्सरे दोनों लेके आए थे। मैंने पहले, अल्लाह ने मेरे हाथ में पहले एक्सरे दे दिया। मैंने नहीं, जब एक्सरे मैंने रीडिंग करना चालू किया, हबीब भाई छोटा सा फॉल्ट, अच्छा छोटा सा फॉल्ट, अल्लाह ने मेरे आंख को दिखा दिया वो फॉल्ट। जब मैं एक्सरे रीडिंग कर रहा था, वो रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकता रीडिंग। जी। एक हड्डी आती है सेक्रम बोल के, सेक्रम के ऊपर पूरे मन के आते हैं आपके स्पाइन के, सेक्रम के ऊपर। जी। सेक्रम जो है ना, पीछे आके अटक के बैठ गई एक जगह, स्ट्रक हो गई हड्डी। वो लिस्टिंग रहता है, ऑस्टियोपैथिक लिस्टिंग वो अलग रहता है। वो लिस्टिंग किया मैंने करके, मैंने सिर्फ ये काम किया कि जो सेक्रम पीछे आई थी उसको, मेरे पास एक स्पेशल टेबल आता है, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल पे लिटा के उसको, ये जो हड्डी पीछे आई थी उसको करेक्शन करके आगे ले लिया। लेने के बाद 2 मिनट के अरसे में मैंने उनको रुकू करने के लिए बताया। सरप्राइजिंगली ही ऑफर्ड रुकू एज वेल सजदा आल्सो। माशाल्लाह। 2 साल का केस, 2 साल का। तो मेरा ये मानना है कि हाफिज साहब तो हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले लिए। जी। ऐसे कितने लोग होंगे जो अंधेरे में होंगे? सही बात है। कितने लोग डायग्नोसिस नहीं है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है। जी जी। डायग्नोसिस रहा तो भी थोड़ा बहुत क्लाइंट की तरफ से भी नेग्लिजेंस रहता है। जी चलो बाद में देखते हैं, ये काफ़ी खतरनाक है। जी। तो ऐसे काफ़ी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म हम पेन के साथ जीना वो क्यों मुश्किल है ना, पेन के साथ क्यों जीना लॉन्ग टर्म? सही बात है। जब आपका छोटा मोटा पेन है तभी आप उसको अटेंड करेंगे। जैसे कि छोटा पौधा है उसको निकाल सकते हैं आप, एकदम बढ़ के बड़ा झाड़ हो गया तो उसको कहाँ पे निकाल सकते हैं? मर्ज भी ऐसे ही रहते हैं। सही बात है। छोटा रहता है, जब छोटा है तभी उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाए तो सही रहेगा। सही है। इवन मेरा खुद भी मुझे केस याद है इस सिलसिले में। आपको याद होगा 2022 में मेरी इंजरी हुई थी, स्पाइन इंजरी, और उसके बाद तो मेरी ये कंडीशन थी, आई वॉज नॉट एबल टू मूव, कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे चला गया था। देन आई केम टू योर सेंटर। फिर वहाँ पे रहमत, ज़ुबैर, आपके जो असिस्टेंट्स हैं, आपके एडवाइस में जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद कई सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह को मैंने जिनको भी भेजा, दे ऑल स्टेड अवे फ्रॉम सर्जरीज। तो फिजियोथेरेपी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल। अबू बकर सालार वाज द पर्सन हु ब्रॉट मी टू यू। जी मेरे जी जो है कि भाई ये इस पे जाना चाहिए। तो जब से मेरा भी पहला वही है कि ऐसी कोई इंजरी, कोई मैकेनिकल इशू जो फील होता है किसी को, तो मैं बोलता हूँ यार इस पे जाने की ज़रूरत। बोलते हैं ना हबीब भाई, इट टेक्स 2 टू क्वारल, हमेशा ताली 2 हाथ से बजती। जी जी। इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स अबाउट द वेसल व्हाट यू आर कैरिंग फॉर दैट टू कलेक्ट द ट्रेन। जी। यानी क्लाइंट के तरफ से 90% एफर्ट हम लोगों को चाहिए। जी। जो भी एडवाइस हम देते हैं, मैंने ये देखा है कि अब बहुत ही बारीकी से एडवाइस को फॉलो किए हैं, जी। इसलिए आप इससे बाहर निकल के आए। नहीं तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जी जी सर। जी जी। मैं इवन सेकेंड ओपिनियन भी लिया सर। आई वेंट टू अ स्पाइन सर्जन, ओके। जो शुलापुर में है, सुधांशु गुठाडिया साहब। आई वेंट टू हिम एज वेल। मैंने आपके बारे में, आपके इवन मैं इमेजेस लिया था आपके सेंटर से, जो टेबल का भी आपने जिक्र किया, मैंने उसके वीडियो लिए थे। आई वेंट एंड आई शोड हिम एंड ही फेल्ट कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो फिर ही एडवाइज मी कि ये कंटिन्यू करिए आप। तो मैंने दोनों एडवाइस ले ली, मैंने स्पाइन सर्जन से भी लिया, मैंने आपके पास भी था। तो आई डिड ऑल द पॉसिबल थिंग्स आई कुड, और स्पेशल केयर के अंदर जो है मुझे वो प्रोविजंस, वो ट्रीटमेंट और फैसिलिटी, स्पेशली आपके फैसिलिटी में जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हाई टेक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रियली हेल्पफुल फॉर पेशेंट्स। अभी स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक हमने बना रखा है। तो मेनली मेरा मानना ये है कि हम जितना इम्प्रोवाइज़ करेंगे उतना सोसाइटी के लिए फ़ायदा होगा। जी, सामने वाले के नफ़े के लिए हमको आगे बढ़ना है। सही, अल्लाह ताला हमारे पीछे पूरी मखलूक लगाएगा, अल्लाह का वादा है ना। सही बात है सर। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम तवज्जो दे के आगे बढ़ना है बस। बिल्कुल सर। सर, व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्रा? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड विजन, तीन को लेके हमने आगे बढ़ना है। हार्ड वर्क का लिटरली मतलब ये है कि आप हमेशा अपना जो भी प्रोफेशन है वो प्रोफेशन के तरफ पूरी तरह से सिंक्रोनाइजेशन में काम करना है। सिंक्रोनाइजेशन में यहाँ पे हार्ड वर्क भी आता है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आता है। ये स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट वर्क अगर आप लेजीनेस के साथ जाए या नहीं तो आप वो इंडोलेंट बन के काम करें तो यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं कहा जाता है। हार्ड वर्क मतलब भी पूरी तरह इसके साथ कंसिस्टेंसी को आपने जोड़ना है। हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी को जोड़ना है, यानी जो काम आप कर रहे हो आप डेली उसको जारी रखें टिल यू रीच योर गोल। ये सेकंड चीज़ है। पहले तो हार्ड वर्क आ गया, दूसरा कंसिस्टेंसी आ गया, थर्ड चीज़ है विजन। विजन अपने हद तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। ओके, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। जी, तो विजन का जहाँ तक मेरा मानना है, एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, जी, ये कॉन्सेप्ट लेके आपने आगे बढ़ना है। जी, आपका एक्शन तो लोकल रहेगा बट विद द ग्लोबल थिंकिंग। इससे होगा क्या, आप जो अपने इंडिविजुअल ज़िंदगी में डेवलपमेंट हासिल कर रहे हो, जी, आप अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को, सोसाइटी को, अपने देश को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जी, इसलिए हमेशा मेरे जितने भी लोग रहते हैं उनसे एक ही कहना रहता है कि विज़न हमेशा बड़ा रखें। जी, विज़न बड़ा रखने से आपसे दुनिया को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। जी, आप बताएं मुझे, अभी काफ़ी सारे लोग अपने, कई सारे लोग आ गए, कई सारे लोग चले गए, बट चंद लोगों का विज़न था कि हमने दुनिया को कुछ ना कुछ देना है। मिसाल के तौर पे हम ये माइक्रोफोन के सामने बैठे हैं, किसी न किसी बंदे के ज़रिए ही ये माइक्रोफोन ईजाद हुआ है। वो लोग हार्ड वर्क करके, कंसिस्टेंसी के साथ काम करके, काफ़ी सारे फेल्यूर्स का सामना करते हुए एक विज़न रखा था उन्होंने, इसलिए हम इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। हम सिर्फ लेना जानते हैं सोसाइटी में, देना नहीं जानते। कुछ ना कुछ देने के लिए आपके लिए ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जी, तो सक्सेस विल बी गारंटी। इफ़ यू गो विथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड विजन, दीज आर द पिलर्स फॉर योर सक्सेस। ये तीनों पिलर्स है, पिलर्स के ऊपर आपकी सक्सेस है। तो डॉक्टर हकीम साहब, लास्ट में आपसे एक सवाल ये है कि आप अपनी लेगेसी क्या बनाना चाहते हैं? हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? मैं ये चाहता हूँ 25 साल मैंने जो डिफरेंट कंट्रीज़ को घूम के जो भी तजुर्बा हासिल किया है, जो भी एक्सपर्टाइज हासिल किया है, ये जितने भी टेक्निक्स है मेरे फ्यूचर जनरेशन को इजीली पास हो, जिसके तहत डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड हॉस्पिटल्स, और मैंने मिलके यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी हमने स्टार्ट किया है, जी, जिसमें हम इंटरनेशनल फैकल्टीज़ को हायर करके ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग देने का इरादा कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा जो हाईटेक सेंटर है, मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स है, लेज़र थेरेपी है, आपका मैग्नेटोथेरेपी है, मैट्रिक्स थेरेपी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलॉन्ग विथ कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी। जी, मेरे सेंटर में भी बच्चों को तजुर्बे के लिए ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा वहाँ पे भी। अच्छा, तो क्रॉस ट्रेनिंग भी होगी। ये आया है। तो आपका कॉलेज ये यूनिक है भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी आएंगे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी आप करा रहे हैं इनकी? डेफिनेटली
जी। क्योंकि बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कहाँ पे जहाँ पे भी अपना कोर्स कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुलबर्गा में कहीं भी नहीं है। अच्छा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी का विज़न है, तीसरा मेरा विज़न भी है, विज़न के साथ मेरा एक्सपर्टाइज भी है, जी, जिसका भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को मिलेगा। बहुत अच्छा सर, हम दुआ करते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहे और हमारे इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं मेरी बात को लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। तो हमारी ऑडियंस के लिए मैसेज है कि देखिए 25 साल का एक्सपीरियंस कोई मामूली सी बात नहीं, अलग अलग तरीक़े से अपने आप को डेवलप करना। वो बच्चे जो छोटे गाँव से या छोटे खेड़ों से, कन्नड़ा मीडियम से, उर्दू मीडियम से, अक्सर हम हमारे चैनल पे हमारे कंटेंट के थ्रू ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके अंदर लगन हो, जज्बा हो, डेडिकेशन हो, सेक्रीफाइस देने का अगर जज्बा हो, तो आप अपनी स्टोरी को एक लेगेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू विल बिकम एन एक्सपर्ट नेम इन योर फील्ड। डॉक्टर अब्दुल हकीम ऐसा ही एक नाम है हमारी लिस्ट में, और एक्सपर्टीज़ की लिस्ट में, जिन्होंने बड़ी हार्ड वर्क से अपने आप को इस काबिल बनाया, अलग अलग तरीक़े से अपने आप को उस नॉलेज पर लेकर गए जहाँ पर लोगों को बेहतरीन फ़ायदा आपसे पहुँच रहा है। तो उन्होंने सिर्फ अपना करियर नहीं बनाया, अपने करियर के साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी में दुख और दर्द को दूर करने वाले भी बने। अब ये चाहते हैं कि वही सारे टेक्निक्स और वही सारे एक्सपीरियंसेस अगली जनरेशन के साथ भी शेयर हो, और डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी और डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब ने एक कॉलेज स्टार्ट किया। वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक ज़बरदस्त चीज़ जो ये है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको कराई जा रही है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जापान से हैं, स्वीडन से हैं, जो कायरोप्रैक्टिक में हैं, ऑस्टियोपैथी में हैं, या फिर फिजियोथेरेपी में हैं। अलग अलग फील्ड के लोगों से इंटरनेशनल लर्निंग पे जाना बैचलर्स डिग्री में, दैट विल गिव यू अ रियल बूस्ट इन योर करियर। सो आवर मैसेज इज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें हिम्मत अफजाई में आगे बढ़ाइए कि हम ऐसे हजरात को, ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लेकर आएँ जिनसे आप और हम सीखते रहें और हमारा देश इसी तरीके से तरक्की करे। थैंक यू। जय हिंद।